बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जज था। मेरे पास एक लड़की आई और कहने लगी कि मैंने 5 बार शादी की है, लेकिन हर बार शादी की रात शौहर के आने से पहले कोई मुझे बर्बाद करके चला जाता है। मेरा मुजरिम ढूंढिए। मैंने मुजरिम ढूंढने के लिए उससे ख़ुद शादी की, और फिर शादी की रात मैंने देखा कि मैं कोर्ट रूम से बाहर निकला ही था और अपनी सिक्योरिटी के हसार में था जब वो औरत दोबारा मेरी सिक्योरिटी वालों से झगड़ती हुई नज़र आई। मेरे सिक्योरिटी वालों ने उससे यही बात कही थी कि किसी को भी इस तरह मुझसे मिलने ना दिया जाए, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा था। इसलिए मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गाड़ी में बैठ गया, और जब गाड़ी रवाना हुई तो वो औरत खुद ही रोती हुई पीछे हट गई। वो बहुत अजीब अंदाज से रो रही थी। उसे देखकर ऐसे लगता था कि जैसे इसके साथ कोई बहुत बड़ा मामला हो। लेकिन जो भी था, कानून के कुछ तकाज़े होते हैं। उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। जब केस अदालत में आता तो मैं खुद सुनवाई करता, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सीधे तरीके से मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रात के वक्त जब मैं अपनी अम्मा के कमरे में गया तो मुझे वो औरत याद आई। मैंने अम्मा को बताया कि बड़ी अजीब औरत है, पता नहीं अपना मसला डायरेक्ट मुझ तक क्यों पहुंचाना चाहती है। अम्मा कहने लगी, गरीब मजबूर होगी, उसकी बात सुन ले, क्या पता किसी गरीब की दुआ तुझे लग जाए। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है। जब मैं कोर्ट के अहाते से निकलने लगा, फिर मुझे अगले दिन वही औरत नज़र आई। तो मैंने गार्ड को इशारे से कह दिया कि उसे आने दो। गार्ड ने उसे रास्ता दिया। वो आते ही मेरे पैरों में गिर गई। उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बाल बिखरे थे। वो कह रही थी कि मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे। उसकी ये हालत देखकर मैं सोच में पड़ गया कि न जाने इस पर ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूटा है कि वो सीधी इंसाफ की दुहाई देती मुझ तक पहुँच गई थी। मैंने उससे कहा कि बीबी, पुलिस में केस करो, बात अदालत तक आएगी तो मैं ख़ुद तुम्हारे केस पर काम करूँगा। कहने लगी, हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं होती, इसीलिए मैं सीधी आप तक आई हूँ। मैंने सुन रखा है कि आप बहुत नेक हैं, इंसाफ पसंद हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मुजरिम को सज़ा दें। मैंने एक नज़र उस पर डाली और कहा कि ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ। फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि ऑफ़िस की तरफ गाड़ी ले जाओ। मैं चाहता था कि एक दफ़ा सुकून से उसका केस सुन लूँ और फिर इसके बाद पुलिस से रब्ता करके उसकी कुछ मदद कर दूँ। मैं उस औरत को लेकर अपने कमरे में पहुंच गया और इसे बिठा दिया। सेक्रेटरी से कहा कि इस औरत के लिए ठंडा पानी ले आओ। फिर मैं उसके सामने बैठा और कहा, बीबी बताओ क्या मामला है, ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो कुर्सी पर बैठी थी। मेरी बात सुनकर अचानक कुर्सी से उतरकर मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं खामोशी से उसे देखने लगा, क्योंकि इस तरह रोने से इंसान के दिल का गुबार हल्का हो जाता है। जब वो काफ़ी देर तक रो चुकी तो मैंने उसे शरबत पेश किया। उसने खामोशी से पी लिया। फिर कहने लगी, साहब, मेरी 5 बार तलाक हो चुकी है और मैं हर बार बर्बाद हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे बर्बाद करने वाला पकड़ा जाए, उससे बदतरीन सज़ा हो, ताकि फिर कोई भी किसी की इज़्ज़त के साथ खेल ना सके। 5 शादियों को सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, यह क्या मामला है, पूरी तरह बताओ। तो वो औरत धीरे धीरे बताने लगी। उसका नाम मेहरुन्निसा था। उसकी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई। वो अपनी शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन शादी की रात उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई जब शौहर के आने से पहले एक निकाब पोश उसके कमरे में आया और उसके साथ ज़्यादती करके चला गया। वो इस वक्त ख़ुद को संभाल भी ना सकी और बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो उसकी इज़्ज़त लुट चुकी थी। उसकी फूफो के बेटे ने उसे तलाक दे दी थी, क्योंकि वो दागदार हो गई थी। ये कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो सर झुकाए कहने लगी, जब मैं बर्बाद होकर अपने बाप की दहलीज पर पहुंची तो ज़माना मुझ पर थू थू करने लगा। कुछ देर पहले तक हर कोई मेरी खुशकिस्मती पर नाज कर रहा था कि मुझे ख़ानदान का सबसे गबरू नौजवान मिला है, लेकिन अब हर कोई मुझे बदकिस्मत ठहरा रहा था। फिर 2 साल के बाद मेरे घर वालों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए मुझे फिर से शादी जैसे रिश्ते में बांध दिया।
जबकि मुझे तो शादी के नाम से भी खौफ आता था। मेरा पहला तजर्बा बड़ा भयानक था, लेकिन घर वालों ने ये कहकर मुझे रुखसत किया कि जो हो चुका उसे भूल जाओ। मैं दूसरी बार भी ससुराल में बड़ी इज्जत के साथ रुखसत होकर गई थी। मेरे शौहर ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और फिर वो किसी काम से बाहर निकला ही था कि एक निकाबपोश मेरे कमरे में आया। वो वही था जो पहली बार आया था और उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और देखते ही देखते मुझे बेआबरू कर दिया। मैं ख़ुद को बचा ना पाई। इसी तरह मैं इज़्ज़त से दोबारा खाली हो गई। जब मेरा शौहर वापस लौटा तो मेरा हाल ख़राब था। वो फटे हुए कपड़े देखकर शर्मसार रह गया। मैंने खुद ही उसे रोते हुए बता दिया कि मुझ पर कैसी क़यामत गुजरी है। ये सुनते ही उसने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह पर हक्का बक्का रह गई। जब दोबारा अपने बाप के घर पहुंची तो मेरा बाप किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं था, जबकि अब लोग मुझे ही बुरा भला कह रहे थे। एक औरत जिसके साथ 2 बार इस तरह हो जाए दुनिया को उससे हमदर्दी नहीं होती, बल्कि उसके किरदार पर शक किया जाता है। इसलिए अब सब लोग मेरे किरदार पर शक कर रहे थे। मैं बस खामोशी से खुद पर लगे इल्ज़ामों को सह रही थी। फिर कुछ अरसे के बाद मेरी माँ मेरे गम लिए इस दुनिया से चली गई और मैं अपने बाप के साथ रहने लगी। मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ तो वो मुझसे कहने लगे, तीसरी दफ़ा रुखसत होकर चली जाओ। अब्बा ने यह सोचकर एक गरीब इंसान के साथ मेरी शादी कर दी कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भी मेरे अब्बा की गलतफहमी थी। तीसरी सुहागरात पर भी मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था और मैं एक दफ़ा फिर अपने घर लौट आई। मेरा सारा वजूद ज़ख़म था। फिर चौथी और 5वीं बार भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने अब्बा के आगे हाथ जोड़ दिए कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन अब्बा एक दफ़ा फिर बज़िद है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो अपनी आखिरी सांसें जी रहा है और अब्बा के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। मेरा अब्बा चाहता है कि मेरा घर बस जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा मुजरिम पकड़ा जाए, वरना छठी बार भी मैं तलाक लेकर आऊँगी। ये कहकर वो औरत बुरी तरह से रोने लगी। मैं हैरत से उसकी कहानी सुन रहा था कि इस तरह कैसे मुमकिन था कि एक ही निकाबपोश एक औरत के साथ 5 बार ज़्यादती कर दे और पकड़ा भी ना जा सके। मैंने हैरत से पूछा कि तुमने FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई, तो वो कहने लगी, पहली बार तो माँ बाप ने इज़्ज़त की खातिर खामोश करवा दिया। दूसरी बार पुलिस वालों ने उल्टा मेरे ही किरदार पर उंगली उठाई और उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मेरी शर्म से जान निकल गई और मैं वापस अपने घर चली गई। फिर मैं दोबारा पुलिस स्टेशन ना गई। मुझे पुलिस पर एतबार ना रहा। लेकिन आपकी नेक नामी के बड़े चर्चे सुने हैं। हर कोई कहता है कि एहतिशाम साहब अपने काम के बड़े पक्के हैं, हर काम इंसाफ के साथ निपटाते हैं। मैं आपको खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ, आप मेरा मुजरिम तलाश करें। मैंने कहा, जब तक पुलिस केस दर्ज नहीं होता, सारी मालूमात इकट्ठी नहीं की जाती, तब तक मुजरिम पकड़ना मुमकिन नहीं। तुम्हारे से पूछ कुछ होगी, तफ्तीश होगी, क्या मामला रहा है, किससे दुश्मनी है, किससे मिलती जुलती हो। ये सारी बातें तो पुलिस ही जानेगी, इसके बाद ही कुछ हो सकेगा। ये सुनकर मेहरुन्निसा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, पुलिस के पास तो मैं नहीं जाऊंगी और ना ही पुलिस कभी ढंग से तफ्तीश करेगी। अलबत्ता अगर आप मेरा मुजरिम पकड़ना चाहते हैं तो मैं छठी बार शादी के लिए तैयार हूँ। शादी की रात आप मेरा मुजरिम पकड़ लीजिएगा, वरना आप अल्लाह को जवाबदेह होंगे। एक मजबूर औरत आपके पैरों में बैठी थी और आपने उसकी बात ना सुनी। ये बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम 2 दिन बाद आना, तब तक मैं कोई हल सोच कर रखता हूँ। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई और कहने लगी, साहब मेरा मुजरिम इस सूरत में पकड़ा जा सकता है कि जब मैं छठी दफ़ा भी शादी करूं। लेकिन फिर निकलते निकलते उसने आखिरी बात ऐसी कही कि मैं चौंक उठा। कहने लगी, क्या आप इतनी ही नेक सीरत और ईमानदार हैं तो मेरा मुजरिम पकड़ने के लिए मुझसे शादी का ड्रामा कर लें? क्या पता इस ड्रामे से मेरा मुजरिम पकड़ा जाए। अब की बार तो उसकी बात से मैं पूरी तरह उछल पड़ा था। वो तो सीधा मुझे ही इस कहानी में शामिल करना चाहती थी। अलबत्ता इसकी इस बात ने मुझे शॉक्ड कर दिया था कि वो कैसे मेरे साथ शादी के ड्रामे की बात कर रही थी। मेरे 2 दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरे थे और फिर 2 दिन के बाद वो दोबारा मेरे सामने मेरे दफ्तर में बैठी थी। कहने लगी, साहब जी, मेरे मसले का क्या हल सोचा आपने?
सच तो यही था कि मुझे इस मामले में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। मैंने कहा, मेहरुन्निसा, तुम किसी भी शख्स को ढूंढ लो, उससे शादी करो, मैं पुलिस को लगा दूंगा, वो तुम्हारा मुजरिम पकड़ लेगी। वो कहने लगी, साहब, 5 बार तलाक याफ्ता औरत से कौन शादी करेगा? हाल बता, अगर आप मेरे साथ शादी का ड्रामा करें और मुझे अपने घर में रखें तो यकीनन मेरा मुजरिम पकड़ा जा सकता है, क्योंकि आपके घर में तो सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए वो काबू में आ जाएगा। मैंने उससे कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं तुमसे शादी का ड्रामा करूँगा और वो शख्स मेरे घर में आएगा? सब जानते हैं मैं जज हूँ, मेरे आगे पीछे इतनी सिक्योरिटी होती है, तो वो कैसे आएगा? तो मेहरुन्निसा कहने लगी, साहब, वो बहुत तेज़ है, मुझे पूरा यकीन है कि आपके बंगले में कितनी ही सिक्योरिटी क्यों ना हो, वो मुझ तक ज़रूर आएगा, न जाने उसे मुझसे कौन सी दुश्मनी है। मैंने उससे कहा, ठीक है, 1 हफ़्ते के बाद तो मैं इस बारे में आगाह करता हूँ। अभी 1 हफ़्ता मुझे दूसरे शहर जाना है। मैंने बहाने से उसे भेज दिया। ये हफ़्ता मैंने उसकी छानबीन के लिए लिया था, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस हमदर्दी की बिना पर उसे अपने ऑफिस तक लाया था। लेकिन अब मुझे उसमें दिलचस्पी हो गई थी। मैं जानना चाहता था कि उसकी कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। और फिर मैंने 1-2 पुलिस वालों से बात की, उन्हें मेहरुन्निसा का रिकॉर्ड निकालने को कहा। तो वो औरत वाकई अपने वालिद के साथ रहती थी, और जिस इलाके में रहती थी वहाँ के लोगों से भी यही पता चला कि 5 बार इसकी शादी टूट चुकी है। सरसरी तौर पर यह मालूमात करवाने के बाद हर बात सच साबित हुई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इसकी मदद के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर करूँगा। लेकिन ख़ुद से शादी का ड्रामा करना एक मुश्किल काम था। ये बात अगर मीडिया की नज़रों में आ जाती तो कहानी कुछ ही कुछ बन सकती थी। इसलिए मैंने अपनी अम्मा से मशवरा किया और अम्मा को सारी बात बताई। तो अम्मा कहने लगी, अगर एक मज़लूम की मदद करने के लिए छोटा मोटा ड्रामा करना पड़े तो क्या बुराई है? क्या पता इस तरह उसका मुजरिम पकड़ा जाए, और फिर तुम इस घर में अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ। तुम बस उसे लेकर आ जाना और अपने कमरे में छोड़ देना, बाकी का काम तुम्हारे गार्ड्स देख लेंगे। तुम खुद पहरेदारी देना, पता चल जाएगा क्या मामला है। अम्मा बहुत ही नेक दिल थी और चाहती थी हर किसी की मदद हो। अम्मा ने मुझे इस फील्ड में भी इसीलिए डाला था ताकि हर मुजरिम को जुर्म की सज़ा मिले। मैंने 1-2 दोस्तों से भी मशवरा किया, सब यही कहने लगे, तूने हमेशा गरीबों की मदद की है, ये भी एक नेकी का काम है। अगर वो पुलिस की मदद लेने से खौफ खाती है तो फिर सीधी तरह मुजरिम को पकड़ लेने में क्या हर्ज है? अगर इस तरह मुजरिम ना आया तो कौन सा तुम उसे सच का निकाह करोगे, उसे वापस भेज देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर मैंने उस औरत से कह दिया कि ठीक है, मैं झूठ मूठ के ड्रामे के लिए तैयार हूँ। फिर उसी रात मैंने उसे अपने घर में ले आया। ना ही कोई निकाह किया और ना ही मेरा उससे शादी का कोई इरादा था। मैं बस उसे अपने कमरे में छोड़ना चाहता था ताकि मुजरिम पकड़ा जा सके। मेरी अम्मा ने उसे देखा तो उसके सर पे हाथ रख के दुआ की कि अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। और फिर वो मेरे कमरे में जाकर बैठ गई। वो बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार थी। उसने लिबास भी दुल्हन वाला ही पहन रखा था। उसे दुल्हन के रूप में देखकर मुझे अपना माजी याद आ गया। मैं भी एक शादीशुदा मर्द था जिसकी बीवी एक हादसे में इंतकाल कर गई थी। हादसा क्या था? मेरी दुश्मनियाँ थीं जो काम के सिलसिले में हो जाती थी। किसी ने मेरा निशाना लेना चाहा तो उस वक़्त गाड़ी में मेरी बीवी मौजूद थी। गोली उसके सीने में लगी और वो दुनिया से चली गई। ये सदमा मुझ पर बहुत भारी था। आज तक उसका मुजरिम भी ना पकड़ा गया था। मैं चाहता था कि किसी तरह इसका मुजरिम पकड़ा जाए। इसीलिए मैं हर मज़लूम का दर्द महसूस भी करता था और उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश भी करता था। मेरी बीवी तो इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन मैं चाहता था मेहरुन्निसा की ज़िंदगी आबाद हो जाए। इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया था। मैंने कमरे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। बंगले के चारों तरफ भी सादा कपड़ों में एहलकार मौजूद थे और मैं खुद भी जाग रहा था। कमरे से बाहर ही मौजूद था। इस कमरे का एक ही दरवाज़ा था और कोई खिड़की वगैरह नहीं थी, इसलिए जो कोई भी आता उसे इसी दरवाजे से आना था। मैं पूरी तरह चौकन्ना बैठा हुआ था, लेकिन कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। धीरे धीरे रात गुजरती चली गई और कोई भी कमरे में दाखिल ना हुआ।
फजर के अज़ानों के बाद मैंने खुद ही कमरे का दरवाज़ा बजाया और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो हक्का बक्का रह गया। अंदर बिस्तर पे वो औरत बेहोश पड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। ये देखकर मैं घबरा गया। मैंने फ़ौरन अपनी अम्मा को आवाज़ दी क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसके करीब जाता। वो मेरे निकाह में नहीं थी, मैंने तो बस ड्रामा किया था शादी का। मेरी अम्मा आ गई। अम्मा ने उसका हाल देखा तो वो भी हैरान रह गई। फिर हमने उसे होश दिलाया और होश में आते ही वो रोने लगी और कहने लगी, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज़्ज़त लौट गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि कमरे में तो कहीं से कोई भी नहीं आ सकता था। मैं तो खुद दरवाजे पर था। मैंने फ़ौरन से सारे सिक्योरिटी एहलकारों से रब्ता किया, लेकिन सब ने यही कहा कि कहीं से कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ और ना ही मैंने देखा था। इसलिए मैंने उस औरत से सख्ती से कहा कि सच सच बताओ, ये क्या ड्रामा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कमरे में कोई नहीं आया, मगर वो अब भी अपनी बात पर अटकी हुई थी। कहने लगी कि मेरे कमरे में कोई आया था, किसी ने मेरे साथ ज़्यादती की है। क्या आप मेरा हाल नहीं देख रहे? उसके जिस्म पर जगह जगह निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, उसका बुरा हाल था। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने गुस्से में कहा, यह ड्रामा बंद करो, मगर वो रोए जा रही थी। उसने कुछ भी ना कहा। मैंने पुलिस को फ़ोन करने की धमकी दी तो खौफज़दा हो गई, दीवार के साथ लगी और रोते हुए कहने लगी, पुलिस को ना बुलाना। मैंने कहा, फिर सच बताओ। लेकिन अब भी इसकी ज़बान पर वही बात थी। मेरी अम्मा ने जब मेरा ऐसा जलाल देखा तो कहने लगी, सब्र करो, मुझे बात कर लेने दो। मेरी अम्मा ने उसे अपने पास बिठा लिया, उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या हुआ था। उसने फिर वही किस्सा दोहराया जो वो दोहरा चुकी थी। मैंने अम्मा से कहा, इस औरत को बाहर ना निकलने देना, मैं इसके बारे में और मालूमात निकलवाता हूँ। मुझे तो ये किसी दुश्मन की साजिश लग रही है। मैंने पुलिस वालों को इसके बारे में मज़ीद अच्छी तरह जानकारी निकालने को कहा तो उन्होंने तफ्तीश का दायरा बहुत वसी कर दिया। वो औरत इस महल्ले में कुछ अर्सा पहले ही आई थी। इससे पहले वो लोग कहीं और रहते थे। वहाँ से ही पता चला था कि इसके साथ हर शादी की रात कुछ बुरा होता है और फिर इसकी तलाक हो जाती है। इस तरह वो महल्ले बदलती गई थी और हर जगह से उसके बारे में ऐसी ही बात सुनने को मिली थी। और फिर पुलिस वालों ने उसके बाप को पकड़ लिया था, जो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर था। उसे कहा था कि सच सच बताओ, तुम्हारी बेटी के साथ क्या मामला है। और फिर इसके बाप ने जो कुछ बताया था, वो सब कुछ जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बताया था कि उसकी बेटी सिर्फ 6 साल की थी जब पहली बार ज़्यादती का निशाना बनी थी। उसके साथ किसी ने ज़्यादती करके उसे छोड़ दिया था। तब से अक्सर ही उसे ऐसे लगता है जैसे रात को उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हो। उस पर एक अलग किस्म का भूत सवार होता है। वो अपने कपड़े फाड़ती है, ख़ुद को नुकसान पहुंचाती है और फिर चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाप ने उसका इलाज करवाया, वो वक्ती तौर पर ठीक हो गई। यहाँ तक कि ये बात दुनिया से छुपाकर उसकी पप्पू के बेटे के साथ उसकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी की रात भी उस पर यही दौरा पड़ा। उसने अपने साथ ये सलूक किया और फिर चीख चीख कर खुद ही कह दिया कि मेरे साथ बदकारी हुई है, क्योंकि उसके जहन पर यही बात सवार थी। इसी बात की वजह से उसे तलाक हो गई। हमने उसे बहुत समझाया, उसका इलाज भी करवाते रहे, लेकिन उसके साथ ये मसला ऐसा ही रहा। हमने कभी दोबारा फिर यही सोचकर इसकी शादी करवाई कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह उसकी 5 शादियां ख़त्म हो गई। अब की बार जब मैंने दोबारा मरने से पहले उसका घर बसाना चाहा तो उसने ज़िद बांध ली कि पहले वो अपना मुजरिम पकड़वाएगी और फिर शादी करेगी। उसका बाप जानता था कि उसका मुजरिम कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, जो बचपन में होने वाले एक जुर्म की सज़ा अब तक खुद को दे रही थी। वो जुर्म जो इसके साथ किया गया था, इसीलिए उसका बाप खामोश हो गया। यहाँ तक कि वो किसी न किसी तरह मुझ तक पहुँच गई। उसके बाप ने उसकी सारी मेडिकल कंडीशंस की रिपोर्ट भी दिखाई थी और उस डॉक्टर का पता भी दिया था जिसने उसका इलाज किया था। ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से उसका इलाज मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया था, इसीलिए वो जहनी कैफियत उस पर अब भी तारी थी। अब उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चला तो मैं हैरान रह गया। फिर मैं ख़ुद उस डॉक्टर से मिलने के लिए गया
तो वाकई उस डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो बहुत कम उम्र से ही इस मर्ज़ का शिकार है। उसकी जब भी शादी होगी या कोई मर्द उसे अपने करीब महसूस होगा, वो इसी तरह की हरकतें करेगी। मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था। वो मज़लूम थी, जुल्म तो इसके साथ वाकई हुआ था, लेकिन उस वक़्त जब वो सिर्फ़ 5 या 6 साल की थी, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके मुजरिम को ज़रूर पकड़ूंगा, और फिर मैंने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था। 25 साल पुराना केस था, इस पर काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब पुलिस कुछ करने की ठान ले तो फिर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। इसलिए मेरी सख्ती करने पर पुलिस ने छानबीन और तफ्तीश शुरू कर दी थी। आज वो नफ्सियाती अस्पताल में एडमिट है। उसके सारे इलाज का ख़र्च मैं ख़ुद उठाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।